तैयारियां शुरू हो गई है। यूपी में सियासी रण में बात टिकट बंटवारे तक आ पहुंची है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी पार्टियां इस मंथन में जुटी हैं कि आखिर किसे टिकट दिया जाए जो चुनावी बाजी जीत लाए। बीजेपी ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने में जुटी है जो युवा हो, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, विवादों से दूर हो और इन सब के साथ अगर उसे संघ का आशीर्वाद भी मिला हो तो टिकट मिलने में अड़चन आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आखिर बीजेपी ने और कौन से पैरामीटर तय किए हैं जिनके आधार पर किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करके, परामर्श करके, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के और उसके आधार पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई तो कुछ तो विशेषताएं हैं। देश में भी जिस तरह से मोदी जी सरकार ने विकास कार्यों में देश विदेश में जिस तरह से भारत का मान ऊपर किया है और यहाँ अपराधियों पर जिस तरह से अंकुश योगी सरकार ने लगाई है, बदलने के लिए एक तरफ विरोधियों पर प्रहार, सामाजिक समृद्धि, दूसरी तरफ विकास का हथियार। चुनावी रथ पर बीजेपी के बड़े नेता सवार, एक तीर से 3 निशाने साधने को तैयार। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें वो 3 स्तर पर काम कर रही। सबसे पहले योगी सरकार पिछले 5 साल में किया गया विकास बता रही। दूसरे निशाने पर उसने विरोधियों के तुष्टीकरण को लिया, जिसमें ओवैसी और अखिलेश को घेर रही। और तीसरे स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने में जुटी है, जिसमें कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही। दरअसल बीजेपी 2014 से ही स्टार प्रचारकों के साथ निचले स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंच बनाने में कामयाब रही। इसी वजह से जीत का कारवां बढ़ता जा रहा है। यही वजह है जब टिकट बांटे जाएंगे तो निचले पायदान के कार्यकर्ता की राय शुमारी भी काफी अहम होगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस बार माना जा रहा है कि बहुत ही खास तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। सबसे पहले जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी उम्मीदवारों का नाम क्षेत्रीय टीम तक भेजेगी। क्षेत्रीय टीम से वो नाम, सारे नाम जो होंगे वो प्रदेश कार्यालय यानी कि जो प्रदेश की चुनाव समिति है वहां तक जाएगी और फिर चुनाव समिति से एक पैनल बनाकर उन नामों को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि उनके लिए हर एक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की तरह, इसीलिए उसके बिना जीत मुमकिन नहीं। और यही वजह भी है कि पीएम मोदी और अमित शाह बार बार बूथ स्तर को मजबूत करने की ताकीद देते रहे। चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है। हमें आगे देखना है, हमें सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे घोर विरोधी होंगे, उनको भी साथ लेकर चलना है। और मैं आश्चर्यचकित हूं, 21 परिवारवादी पार्टियों ने पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था। घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवे को, छठा सातवें को। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस की उन कमियों से काफी कुछ सीखा है जो कांग्रेस ने की। कांग्रेस में भीतर से कई बार आवाज उठी कि वहां कार्यकर्ता का नेताओं से संपर्क टूट चुका है। हालांकि प्रियंका अब उसे साधने में जुटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार ही उसके कार्यकर्ता है। वक्त वक्त पर बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक गोष्ठी आयोजित की जाती, जिसमें टिकट के दावेदारों तक भी बात होगी। इस बार जो फॉर्मूला टिकट बंटवारे का निकला है उसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता का इनपुट काफी मायने रखने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार जो जनता के बीच में जिसकी साख हो, छवि हो, भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर का संगठन से लेकर के और ऊपर स्तर तक चुनाव, प्रदेश की चुनाव समिति और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी के प्रत्याशी का निर्धारण होता है। और जो भी पार्टी के कमल का फूल का सिंबल लेकर के जाता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के उसको चुनाव लड़ाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है, अगर उसके मुताबिक टिकट बांटे गए तो 150 से ज्यादा पुराने प्रत्याशियों के टिकट कटने तय है। खास बात ये कि उनमें वो नाम भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। ये सर्वविदित है कि पिछली सरकारों ने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। अपने हर कार्य में उन्होंने हिंदू और मुसलमान के साथ भेद करने का काम किया है। इतना ही नहीं, अपराध के मामलों में भी जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई करते थे। पीड़ित की जाति और मजहब के आधार पर उनकी पीड़ा सुनी जाती थी। तो आज ऐसे में अखिलेश यादव जी चुनाव देख करके चुनावी हिंदू बनने की कोशिश भले ही करें, लेकिन उनके तुष्टीकरण को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और सरकार की तरफ से अलग अलग 3 सर्वे कराए गए हैं। प्रत्याशी चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अपने स्तर से सर्वे करवाया है। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टिकट देने और काटने को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कई आधार हैं। पहले समझिए किसका टिकट कट सकता है। 4.5 साल तक संगठन और सरकार की गतिविधियों में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। समय समय पर अनर्गल बयानबाजी कर संगठन और सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। 70 साल की उम्र पार कर चुके या गंभीर बीमारी से जूझ रहे विधायकों का टिकट भी कट सकता है। जिन विधायकों पर समय समय पर अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें भी टिकट देने से पार्टी परहेज कर सकती है। 2017 में ज्यादा अंतर से हारे उम्मीदवारों को भी फिर से मैदान में उतारने का जोखिम मोल लेने से पार्टी बचेगी। अब समझिए किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है। लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वालों को पार्टी तोहफा दे सकती है। दूसरे दलों से आने वाले योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। संघ की गुड़ लिस्ट में शामिल नेताओं को टिकट बंटवारे में तरजीह दी जा सकती है। शिक्षित युवाओं और महिलाओं को टिकट बंटवारे में फायदा मिल सकता है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अब धरने का कोई औचित्य नहीं है। हम आज भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी के कामों को देखकर उनके साथ आ गए हैं और यहीं पर रहेंगे। टिकट की ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट पार्टी जिसे लड़ाएगी उसे जिसे देगी उसको लड़ाएंगे। पार्टी को मजबूत करेंगे। हमें लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से बहुत अलग है। यहाँ चुनाव का निर्णय व्यक्ति नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। बाकी जो पार्टी का निर्णय जिसके लिए भी होगा, जो भी होगा, मैं शीश झुका के उसके लिए कार्य करूँगा। इस सारे मापदंडों पर खरा उतरने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। साथ ही जमीनी लेवल के कार्यकर्ता का इनपुट भी अहम होगा। इसके लिए हर जिला से 3-3 नामों की लिस्ट मांगी जा रही है, जिसमें जिला संगठन जिस पर सीएम योगी और चुनावी समिति विचार करेगी। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात ये रहेगी कि बिना संघ की राय के टिकट पर फैसला नहीं होगा, क्योंकि संघ कार्यकर्ता लगातार यूपी में बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में लगे। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक खैर खबर रखती है, क्योंकि जमीनी हकीकत वही कार्यकर्ता बताता है। कांग्रेस यहां चूक रही है और इसीलिए उसकी सियासी हैसियत कम होती जा रही है। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा उसी कार्यकर्ता को दोबारा जोड़ने में लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों को मिलाकर जीत का फॉर्मूला तैयार किया है। लेकिन बात जब टिकट बांटने पर आएगी तो दोनों ही पार्टियों को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि प्रत्याशी से ज्यादा पार्टी दूसरे फैक्टर को साधने में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। दरअसल बीजेपी को 2 मुकाबलों पर विरोधी पार्टियों से लड़ना है। सबसे पहले मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रोकना। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस में चांद फूंकने की कोशिश कर रही। उनकी कोशिश को भी बीजेपी को बेरंग करना है। यूपी का सियासी खेल बड़ा दिलचस्प हो चला है। बीजेपी सिर्फ विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, जबकि अखिलेश सियासी साख बचाने के लिए जिन्ना की रट लगा रही है। ऐसे में बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया है। अब उसके निशाने पर जिन्नावादी आ चुके हैं, तुष्टीकरण आ चुका है, अयोध्या के बाद काशी मथुरा आ चुका है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तो ये तक पूछ लिया कि अखिलेश बताएं कृष्ण मंदिर बनेगा या नहीं। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है कि वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ,
तो बतावें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव इस बार बड़े सियासी दांव चल रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस और बीएसपी का साथ लेकर पछता चुके हैं। यही वजह है इस दफा छोटे दलों को साथ मिलाया है। जहां पूर्वांचल साधने के लिए राजभर और महान दल के केशव देव मौर्य को बुलाया है, वहीं पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने के लिए आरएलडी से हाथ मिला लिया। मैं भी उस समाज की कल्पना करता हूं जहां मतदान करने में जब आप जाएं तो आपके जीविका से जुड़े अहम मुद्दों को आप जहन में रखें, दिमाग में रखें और मतदान करें। लड़ने वाले की जात की खोज ना करें। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। अखिलेश यादव ने छोटे मोटे दलों को मिलाकर जो खिचड़ी तैयार की है वही उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि जब बात टिकट के बंटवारे की आएगी तब सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतारने का दबाव बनाएंगी। ऐसे में फोकस बदल सकता है। जो उम्मीदवार से ज्यादा किसको कितनी सीट दी जाए इस पर केंद्रित हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बार हर समाज के लोगों को भागीदारी देने जा रही है। उसमें व्यापारी समाज के लोगों को भी अधिकाधिक मात्रा में भागीदारी दे रही है। हमारे नेता अखिलेश यादव के मन में इस बात का भरोसा है कि हमारे छोटे मझोले व्यापारी सब लोग हमारे साथ हैं और यह व्यापारी समाज आज अपने नेता अखिलेश यादव को भरोसा दिलाने के लिए हम लोग बलिया से चल करके आए हैं। समाजवादी पार्टी के अभी 49 विधायक हैं। ऐसे में विधायकों की संख्या ज्यादा हो इसके लिए युवा शक्ति पर जोर दिया जा रहा है। एक रणनीति बनाई गई जिसमें 49 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों से प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी गई, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इस बार वकीलों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सेवानिवृत्त अधिकारी और शिक्षकों को चुनाव मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रही है। अलग अलग विधानसभा से टिकट के लिए आवेदन करने वालों की सूची तैयार की जा रही, जिसके आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर उनकी सियासी हैसियत का आकलन किया जाएगा। वहीं जातीय समीकरण में संबंधित क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से अगर वे ज्यादा सशक्त मिले तो पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी। इस बार कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव लाया है और ऐसा सुनने में आया था कुछ महीने पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र के लिए 4 से 6 प्रत्याशियों को, जो कि मतलब भविष्य में प्रत्याशी हो सकते थे, ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की थी और उनसे कहा था कि वे अपने अपने क्षेत्र में काम करने का ब्यौरा दें, जिसके आधार पर उन्हें चुना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई है और कांग्रेस ने तो इस तरह की प्रक्रिया काफ़ी पहले घोषित करते हुए कुछ क्षेत्रों से प्रत्याशी घोषित कर भी दिए हैं। उधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि वो फोकस महिलाओं पर भी रखेगी। उनका चुनावी नारा भी चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके लिए टिकट बांटते वक्त 40% महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी तय मांगी जा रही। यूपी में कांग्रेस की कमान इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी यूपी में कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खास तरीके से कर रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए जहां कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का आला कमान इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी में तय हुआ है कि सिर्फ जातिगत समीकरणों को ही ध्यान में रखकर टिकट तय नहीं होंगे, बल्कि संगठन के कामकाज और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी देख रहे कार्यकर्ताओं से भी इनपुट लिया जाएगा। हमारे पास सभी सीटों पर मजबूत कांग्रेस के वर्कर हैं और उनकी मजबूत दावेदारी है, चाहे वो महंगाई को लेकर पदयात्रा का विषय रहा हो, चाहे वो लगातार मेंबरशिप ड्राइव का मामला रहा हो। हर जगह कांग्रेस पार्टी के वर्कर बड़ी ही मजबूती, ईमानदारी से पूरे बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं और जनता का भी पूरा सहयोग। इसके अलावा एसपी, बीएसपी और बीजेपी छोड़कर आए प्रत्याशियों को भी तरजीह दी जाएगी, लेकिन फोकस युवाओं पर रहेगा। साथ ही अच्छे वक्ताओं और हस्तियों पर भी गौर किया जाएगा। जाहिर है कांग्रेस जोर तो पूरा लगा रही है, लेकिन इसका परिणाम कितना मिलेगा ये कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखना होगा कि यूपी में किसका सियासी गणित काम आता है। फिलहाल सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच आजमा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।
दिसंबर की सर्दी में यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश भद्दी सियासत में तपने लगा है। रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसमें योगी के विकास का कारवा अखिलेश सरकार में बने हज हाउस से टकरा गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी को बीजेपी सौगात पर सौगात दे रही है, जिससे विरोधी दलों की नींद उड़ी हुई है। बीच बीच में अखिलेश यादव उन योजनाओं को अपना बताने से भी नहीं चूकते। ऐसे में कहीं विकास के रथ पर बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल न कर ले, इसी वजह से अखिलेश यादव हर वो दांव खेल रहे हैं जो बीजेपी के विजय अभियान को रोक सके। एक तरफ ब्राह्मण वोट साधने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण में जिन्ना को याद करने से भी परहेज नहीं करते। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने जिस तरह के बयान दिए हैं और छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मजबूत रणनीति बनाई है, उससे बीजेपी में भी बेचैनी है। इसीलिए बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर प्रहार करने में लगे हैं। पहले जिन्ना वाले बयान पर घेरा और अब उसी कड़ी में आगे अखिलेश सरकार के सारे काम एक विशेष वर्ग के लिए बता दिए। गुंडों को बढ़ाने के लिए वोट। इस बार यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने ट्वीट किया है, एसपी मुखिया मौसमी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके प्रभाव के कारण वे सरकार के हर काम को खुद का काम बता रहे हैं। अब उन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अपना बनवाया लग रहा है, लेकिन वे भूल गए हैं कि उन्होंने केवल हज हाउस का ही फीता काटा था। मंदिर जाने वालों पर तो सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थीं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये भूली नहीं है। महादेव सब देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो अखिलेश की तुलना गजनी और गौरी से कर दी। एक और ट्वीट में लिखा, अखिलेश की सरकार के कृत्य मुगल आक्रांता गजनी और गौरी से कम नहीं है। उन्होंने भी देश को लूटा था और 2017 से पहले ये भी ऐसा ही करते आए हैं। मंदिरों के घंटे घड़ियाल बहती हवा से भी न बच जाएं, इसके लिए भी पुलिसकर्मियों का पहरा उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। 2017 के बाद यूपी में माहौल बदला है। आज कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं। कुंभ की प्रशंसा दुनिया करती है। स्वतंत्र देव के बयान से सियासी घमासान मच गया है। स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी काम है आज उत्तर प्रदेश की धरती पर, चाहे आपके प्रधानमंत्री जी आकर फीता काट रहे हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फीता काट रहे हो, वो सारे काम श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा शुरू किए गए। अखिलेश यादव जी ने उससे बजट दिया। ये सर्वविदित है कि पिछली सरकारों ने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। अपने हर कार्य में उन्होंने हिंदू और मुसलमान के साथ भेद करने का काम किया है। इतना ही नहीं, अपराध के मामलों में भी जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई करते थे। पीड़ित की जाति और मजहब के आधार पर उनकी पीड़ा सुनी जाती थी। दरअसल बीजेपी ने इस दफा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी रणनीति में शामिल किया है। इसीलिए धर्म और विकास को साथ लेकर चल रही है। विकास दिखाने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। धार्मिक एजेंडे के लिए विरोधियों पर प्रहार किया जा रहा है। उसमें एसपी और दूसरे दलों के तुष्टीकरण को सामने लाकर ये बताया जा रहा है कि आखिर कैसे पहले की सरकारों ने यूपी के लोगों के साथ अन्याय किया। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या विरोधियों पर प्रहार करते करते बीजेपी ध्रुवीकरण तो नहीं करना चाहती? क्योंकि
जैसी जुबानी ओवैसी और अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं की शैली भी उससे साफ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।